started Gate Mentor. We all joined Gate Mentor, and after that, he supported us in every way. He motivated us. He was very clear with the objective of how to crack Gate and what are the things you will face hurdles, what kind of hurdles you will face in life regarding the examination and after examination, going to interview, going for MTech or whatever you think. He was very helpful in every way. He is a very good person, a great mentor, a great teacher. किसका क्वेश्चन नंबर 2? जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका या जो सब्जेक्टिव था उसका क्वेश्चन नंबर 2? एक मिनट, चलिए। व्हाट इज गायस-टोडला थ्योरम? नहीं पता, किताब भी नहीं खोली और मोबाइल भी हाथ में होता है। इतना भी कष्ट नहीं हुआ कि एक बार मोबाइल से ही पूछ लेते। इतना भी कष्ट नहीं हुआ कि एक बार मोबाइल से पूछ लेते कि क्या है गायस-टोडला थ्योरम। किताब भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपने रिलेशन पढ़ी थी irreversibility equal to T naught delta S universe, that is known as the Gauss-Todla theorem. लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, अब estimate the irreversibility associated with the expansion process of air through a very small constriction in a pipe from a pressure and temperature respectively 8 bar and 600 Kelvin to 1.2 बार। क्या बोल रहा है कि एक पाइप में से फ्लो हो रहा है, एक पाइप में से फ्लो हो रहा है। इस पाइप के इधर देखो, चलो, इस पाइप के एक एंड पे हमको दिया है प्रेशर 8 बार है, एक स्मॉल पाइप है और टेम्परेचर 600 केल्विन है, राइट। On the other side, the pressure is 1.2 bar. Very small constriction, very small। ये जो इसकी लेंथ है ये बहुत स्मॉल है, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये परफेक्टली इंसुलेटेड है। अब ये पाइप में जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? एडियाबेटिक होगा, ठीक बात है, लेकिन एडियाबेटिक तो होगा, सही है। यहां पे Q प्लस फ्लो हो रहा है पाइप में से, तो Q प्लस ME1 इक्वल्स टू W प्लस ME2 आया, राइट। Q हो गया 0, W हो गया 0, राइट। E1 इक्वल टू E2 मिला मेरे को, राइट। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी निग्लिजिबल है क्योंकि बहुत स्मॉल कंस्ट्रक्शन है ये। तो मेरे को क्या मिला? एंथैल्पी 1 इक्वल टू एंथैल्पी 2। तो H1 इक्वल टू H2, दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेन, इसमें क्या होगा? एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। हमने कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ी? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो सकती है? रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। आइसोबारिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस इज ऑलवेज irreversible. Why it is always irreversible?
क्योंकि यहां पे एयर का फ्लो किधर होगा, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होगा, और फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई वर्क मेरे को मिला नहीं, तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर से हाई प्रेशर के लिए मेरे को वापस वर्क करना पड़ेगा। तो आइसेंथैल्पिक फ्लो अगर हो रहा है, प्रोसेस अगर हो रही है, तो दैट विल ऑलवेज बी इररिवर्सिबल। ठीक है, चलिए, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि ऐसा एक फ्लो हो रहा है तो इसमें कितनी इररिवर्सिबिलिटी आएगी, कैसे निकालोगे इररिवर्सिबिलिटी? क्या डेल्टा और सिस्टम से इररिवर्सिबिलिटी निकलती है? अरे कैसे करते हो तुम लोग यार, इस फॉर्मूले को 100 बार यूज कर चुके हैं अपन। इररिवर्सिबिलिटी सिस्टम से निकलती है कि यूनिवर्स से निकलती है? तो ऐसा बोलो ना, निकालना मेरे को क्या पड़ेगा, यहां पे मेरे को चाहिए डेल्टा एस यूनिवर्स एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। in this condition delta s surrounding is 0 because the process is adiabatic, right? So I have to calculate delta s system. अब मेरे पास इक्वेशन है, प्रेशर मेरे को दिया हुआ है, तो मैं यूज कर सकता हूं इक्वेशन TDS इक्वल्स टू DH माइनस VDP, right? So process is asymptotic, तो DH becomes 0, right? तो मेरे को क्या मिला, DS इक्वल्स टू माइनस V बाई R, सॉरी माइनस V बाई T इंटू DP, राइट? तो PV इज इक्वल्स टू RT, तो V बाई R मेरे को मिल गया, PV इज इक्वल्स टू RT, मेरे को सॉरी V बाई टी चाहिए ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो V बाई टी मेरे को मिल गया, V बाई टी मेरे को चाहिए, दैट बिकम्स R बाई P, राइट? तो DS मेरे को मिल गया माइनस R DP बाई P, सो आई गॉट S2 माइनस S1 इक्वल टू R ln P1 बाई P2, राइट? तो यहां पे आपको डेल्टा एस सिस्टम मिल गया, डेल्टा एस सिस्टम मिल गया, डेल्टा एस सराउंडिंग 0 है तो डेल्टा एस यूनिवर्स आ जाएगा, एम्बिएंट का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द इररिवर्सिबिलिटी। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद श्री राधे गोविंदा। थर्ड वाला भी नहीं हुआ, थर्ड वाला क्या था? Determine the change in available energy if 1000 kilojoule of heat is transferred from 1500 Kelvin to 1200 Kelvin. करेक्ट है? आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चेंज इन अवेलेबल एनर्जी। तो पहले आपके पास 100 किलो जूल ऑफ हीट था, कितने टेम्परेचर पे था? हाँ, कितने टेम्परेचर पे था? 1500 केल्विन। तो पहले आपके पास अवेलेबल एनर्जी क्या थी? 1500 केल्विन पे आपके पास कितना है? 100 किलो जूल, राइट? अब ये एम्बिएंट टेम्परेचर है 300 केल्विन, इससे जो मैक्सिमम वर्क मिलेगा, इससे जो मैक्सिमम वर्क मिलेगा दैट इज द व्हाट? अवेलेबल एनर्जी एट 1500 केल्विन। तो कितनी आई इसकी एफिशिएंसी? 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 1500, तो कितना आ गया? 3/4, 3/4 ही आएगा ना, 12 बटे नहीं 4/5। तो पहले मेरे पास जो एफिशिएंसी आ रही थी 4/5, करेक्ट है?
100 किलो जूल डाला तो कितना वर्क मिला मेरे को? 80 किलो जूल। क्लियर? तो इनिशियल अवेलेबल एनर्जी मेरे पास कितनी हो गई? 80 किलो जूल। बाद में क्या हो रहा है, ये 100 किलो जूल को मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूं किस पे? 1200 पे। तो अब मेरे पास 100 किलो जूल है, लेकिन किस रिजर्वायर पे है? 1200 पे। तो यहां से लिया 100 और अब यहां पे 300। कितना आया इसका एफिशिएंसी? कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3/12 यानी कि 9/75, यानी कि 75 किलो जूल। राइट? तो बच्चा कितना लॉस हुआ, कितना डिक्रीज हुआ अवेलेबल एनर्जी का? 5 किलो जूल। और कोई तरीका था इसको सॉल्व करने का? नहीं था। और कोई तरीका था इसको सॉल्व करने का? यार आप लोग ना बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हो क्लास में। क्या क्या डेल्टा एस लगा के? डेल्टा एस इक्वल टू 0। तो बेटा वो रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगा। डेल्टा एस यूनिवर्स 0 कर दोगे तो क्या हुआ? आपने हीट को ट्रांसफर किया 1500 से 1200 को। करेक्ट है? यहां पे 1500 से 1200 पे जो आपने हीट ट्रांसफर किया, तो ये जो प्रोसेस थी वो इरिवर्सिबल थी कि रिवर्सिबल थी? 1500 से 1200 पे हीट ट्रांसफर हुआ और कोई वर्क आपने ऑब्टेन नहीं किया, तो ये इसका मतलब ये प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है। तो जितना इसका इरिवर्सिबिलिटी होगा उतना ही लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी होगा। अवेलेबल एनर्जी क्या है? वर्क करने की क्षमता। तो डिक्रीज ऑफ अवेलेबल एनर्जी यानी कि वर्क करने की क्षमता कितनी घटी? तो क्या हो गया? सीधा सीधा 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1500 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1200। क्या है आंसर? आ गया ना? चलिए इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है बेटा। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ लोगे तो ये आसानी से बन जाएगा। चलिए, अ हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 671 एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक हीट इंजन है, वो ऑपरेट कर रहा है 671 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, विद एन एफिशिएंसी ऑफ 50% ऑफ द कार्नोट एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी मेरे को मिल गई इंजन की 0.5 इंटू 1 माइनस T2/T1। कितना आया? निकालो। 671 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कैल्विन में कन्वर्ट करिएगा इसको। 671 और 60 को कैल्विन में कन्वर्ट करिएगा। कितना है एफिशिएंसी? पॉइंट 32 मेरे को इस साइकिल की एफिशिएंसी मिल गई। चलिए आगे क्या बोल रहा है इसमें? इट ड्राइव्स अ हीट पंप which uses river water at 4.4 degree centigrade to a heat
block of flats in which the temperature is to be maintained at 21.1 degree centigrade. Assuming that a temperature difference of 11.1 exists between the working fluid and the river water on one hand and the required room temperature on the other hand. इसका क्या मतलब हुआ भैया? ये 11.1 जो दिया है वो क्या चीज है? 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया है वो क्या दिया है? चलो हमारे को करना क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक रिवर है जिसका टेम्परेचर है 4.4. इधर देखो, अब रिवर है, इसका टेम्परेचर है 4.4, तो यहाँ पे मेरे को एक हीट पंप लगाना है. ये रिवर जिसका टेम्परेचर है 4.4 वहां से हीट निकालेगा और रूम जिसका टेम्परेचर 21.1 है उसको हीट ट्रांसफर करेगा. करेक्ट है? अगर कोई एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी ना हो तो वर्किंग सब्सटेंस और रिजर्वायर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होगा क्या? अभी 4.4 से मेरे को हीट लेना है तो लोअर टेम्परेचर मेरे को क्या मिलेगा? रिजर्वायर का, सॉरी, वर्किंग सब्सटेंस का लोअर टेम्परेचर क्या मिलेगा? किसको हीट लेना है 4.4 से? अरे पंप में कौन लेगा हीट? वर्किंग फ्लूइड लेगा, वर्किंग सब्सटेंस लेगा. तो वर्किंग सब्सटेंस को हीट लेना है तो वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हो गया? लेना है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, यानी कि 4.4 माइनस 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे को टेम्परेचर लोअर साइड का मिला. करेक्ट है? उसके बाद इसको वर्किंग सब्सटेंस को 21.1 को हीट देना है तो वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर यहां पे कितना हो जाना चाहिए? 21.1 प्लस 11.1, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस को हीट देना है तो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा. करेक्ट है? अब आप इसका सीओपी निकाल लो. अभी सीओपी कितना बोल रहा है? इसका सीओपी भी जो है आइडियल सीओपी का 50% है. तो इसका सीओपी अभी मेरे को कितना मिलेगा? सीओपी 0.5 इंटू T1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2. T1 मेरे को मिल गया 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे उसको. करेक्ट है? कितना आया सीओपी? 0.41. सही कैलकुलेट किए हो? हाँ, चलो ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन. आई डोंट नो. 0.41 यहाँ पे सीओपी आ गया इसका. करेक्ट? चलो अब आगे क्या बोल रहा है ये? On the required room temperature on the other side, assuming the heat pump to operate on the reverse Carnot cycle, but with the COP of इतना, find the heat input to the engine per unit heat output from the heat pump. क्या बोल रहा है ये? Find the heat input to the engine per unit heat output from the heat pump. क्या बता रहा है ये मेरे को? ये सीओपी गलत निकाले हो यार, इतना कम नहीं आएगा, इतना कम नहीं आएगा सीओपी. सीओपी गलत निकाल रहा हूं. टेम्परेचर यार इसमें भी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? T1 टेम्परेचर मेरा कितना आ रहा है? 31. 100% गलत है ये सीओपी आपका. 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 किया था इसमें. ऐसी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा यार? T2 आया आपका 7.1 और 7.1 में से 4 गया तो आया माइनस 6.7 प्लस 273.
कितना आ रहा है यार सीओपी? अरे गलत आ रहा है यार, हीट पंप का सीओपी कभी भी 1 से कम नहीं आएगा। पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हो यार। ये इसको बताओ मेरे को, केल्विन में कितना आया? 32.2 प्लस 270, हाँ 3.92 में बी राइट। 1 से कम तो हीट पंप का सीओपी आएगा ही नहीं किसी भी हाल में। कितना आ रहा है? अब उसका 3.92 आ रहा है। फिर से कैलकुलेट करो कैसे तो, सिंपल सा फॉर्मूले को तुम लोग यूज नहीं कर पा रहे हो यार। कितना आ रहा है? 0.5 से मल्टीप्लाई भी करना है ना उसको, आखिरी में जो भी आंसर आ रहा है। थ्री पॉइंट नाइन 0.5 से मल्टीप्लाई कर दियो ना, ठीक है। ये आ गया अपना 3.9। अच्छा अभी ये स्टेटमेंट का मतलब बताओ क्या बोल रहा है। यहां पे बोल रहा है फाइंड द हीट इनपुट टू द इंजन पर यूनिट हीट आउटपुट फ्रॉम द हीट पंप। क्या बोल रहा है ये? फाइंड द हीट इनपुट, चलो इधर देखो, Q1 Q2 Q3 Q4 क्या दिया है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है? Q1 दिया है। ये लैंग्वेज आप समझो ना क्या, फिर से पढ़ो लाइन को। फाइंड द हीट इनपुट टू द इंजन, यानी कि फाइंड बोल दिया, हीट इनपुट टू द इंजन क्या चीज है? हीट इनपुट टू द इंजन फाइंड आउट करना है। तो हीट इनपुट टू द इंजन क्या है? Q1 है, तो ये मेरे को फाइंड आउट करना है। क्लियर? आगे पढ़ो। फाइंड द हीट इनपुट इन द इंजन पर यूनिट हीट आउटपुट फ्रॉम द हीट पंप। हीट आउटपुट ऑफ द पंप क्या होगा? हीट आउटपुट ऑफ द पंप, पंप का आउटपुट क्या है? जो हायर टेम्परेचर को ट्रांसफर कर रहा है। अगर रेफ्रिजरेटर होता तो उसका आउटपुट क्या होता? लोअर टेम्परेचर से कितना रिमूव किया, हीट पंप के लिए हायर टेम्परेचर को कितना सप्लाई किया। तो बोल रहा है पर यूनिट मेरे को, 1 यूनिट मेरे को हीट आउटपुट चाहिए, यानी कि Q4 मेरे को दे दिया 1 यूनिट, राइट। अब ये 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए मेरे को कितना हीट इनपुट करना पड़ेगा ये निकालना है, करेक्ट है। तो ये मेरे को अगर 1 चाहिए तो इसमें वर्क कितना डालना पड़ेगा अंदर? 1 डिवाइडेड बाई 3.9, राइट भैया। ये अगर एक सीओपी क्या होता है? आउटपुट Q4 डिवाइडेड बाई W इक्वल टू सीओपी। ये मेरे को बता दिया 1 आ रहा है, Q4 इक्वल टू 1 हो गया। तो W कितना चाहिए मेरे को? 1 डिवाइडेड बाई सीओपी यानी कि 3.9। क्लियर? अब अगर मेरे को 1/3.9 मेरे को वर्क आउटपुट चाहिए तो उसके लिए मेरे को हीट इनपुट कितना करना पड़ेगा? 1/3.9 डिवाइडेड बाई द एफिशिएंसी 0.32। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में? क्या वैल्यू आई Q1 की? कितना आ रहा है? 0.8 आ गया, ठीक है ठीक है। अब इसमें आखिरी में सवाल यह पूछ रहा है कि वाई इज द डायरेक्ट हीटिंग थर्मोडायनेमिकली मोर वेस्टफुल। आपने कितना फ्यूल जलाया, फ्यूल कहां सप्लाई किया? फ्यूल आपने जलाया 0.8 यूनिट, करेक्ट है। और आपको रूम के अंदर जो हीट मिल रही है वो 1 यूनिट मिल रही है, करेक्ट है। अगर मान लो आप इंजन नहीं लगाते
डायरेक्ट अगर आप फ्यूल को जला के रूम को हीट करते तो 1 यूनिट हीट रूम को देने के लिए आपको कितना फ्यूल बर्न करना पड़ता? अरे 1 अपॉन कहां से आ गया भैया? अगर मैं कोई सिस्टम नहीं लगाता तो मेरे को रूम को गर्म करने के लिए यहां पे 1 यूनिट अगर मेरे को चाहिए था तो 1 यूनिट फ्यूल लगाना पड़ता। अभी मैंने क्या किया, एक इंजन और एक पंप का कॉम्बिनेशन यूज किया। अभी क्या हो रहा है, मैं 0.8 यूनिट हीट को यूज कर रहा हूं और रूम के अंदर मैं 1 यूनिट हीट दे पा रहा हूं। कितना यूनिट हीट यूज किया मैंने? 0.8 यूनिट। और रूम के अंदर कितना दिया? तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वॉल्यूशन नहीं हो रहा क्या? यहां पे कम लेके ज्यादा दे रहे हो, 0.8 लेके 1 दे रहे हो। थर्मोडायनेमिक्स का कोई वॉल्यूशन नहीं हो रहा क्योंकि यहां से 0.8 अमाउंट ऑफ हीट जो ले रहे हो वो आप किस टेम्परेचर के रिजर्वायर से ले रहे हो? 671 के। और दे किसको रहे हो 1 यूनिट? 32 डिग्री सेंटीग्रेड के रिजर्वायर को। तो जैसे जैसे हीट लोअर टेम्परेचर पे आती है उसकी वर्क करने की क्षमता कम होती जाती है। तो भले यहां पे आपने 0.8 यूनिट जो हीट दिया उससे आप ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर सकते थे एज कंपेयर टू कि 1 यूनिट हीट आपको जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल रही है उसकी तुलना में 0.8 से मैं ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर सकता था। और सेकंड लॉ क्या बोलता है? हमेशा वर्क का नुकसान होगा, हमेशा वर्क का नुकसान होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई वॉल्यूशन यहां पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 0.8 आपने लिया किससे? हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से, और 1 दिया किसको? लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को। हेंस देयर इज नो वॉल्यूशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं 1 लेके हायर टेम्परेचर को 1 दे दूं तब वो वॉल्यूशन होगा, राइट? मैंने 0.8 लिया था हायर टेम्परेचर से और लोअर टेम्परेचर पे मैंने 1 ट्रांसफर किया है, तो इसमें कोई वॉल्यूशन नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद ये एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर कल डिस्कस करेंगे, फिर अभी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? एक्सर्जी वाला क्वेश्चन जो क्लास में दिए थे। चलो अभी पहले नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये चलो पहले एक्सर्जी वाला, अच्छा चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 पहले डिस्कस कर लेते हैं। In a steam generator, water is evaporated at 260 degrees centigrade, while the combustion gas is cooled from 1300 degrees centigrade to 320 degree centigrade. The surrounding are at 30 degree centigrade. Determine the loss of available energy due to the above heat transfer per kg of water evaporated. तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? वैसे ही कुछ होगा। अरे मेरे भाई, डिटरमाइन द लॉस इन अवेलेबल एनर्जी निकालना है। नुकसान, नुकसान मतलब क्या? सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ है नुकसान कैलकुलेट करो। तो इरिवर्सिबिलिटी क्या हो गया? टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स। तो निकालना क्या है मेरे को? डेल्टा एस यूनिवर्स। बस सिंपल सा सवाल है। डेल्टा एस यूनिवर्स यहां पे अगर अपन निकालेंगे तो डेल्टा एस यूनिवर्स किसका किसका सम आएगा? हाँ भाई, ये किसके किसके बीच में गैस जो है वो वाटर को हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हुआ? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस, करेक्ट? अब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर क्या होगा? क्या फॉर्मूला लगेगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर निकालने के लिए? हाँ, नहीं लगेगा। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा Q बाई टी। कहां राइज हो रहा है टेम्परेचर?
पढ़ो क्वेश्चन को। 260 डिग्री पे वो वेपोराइज हो रहा है, 260 डिग्री है ना, हाँ 260 डिग्री पे वो वेपोराइज हो रहा है। अरे सुन मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़। इन अ स्टीम जनरेटर वाटर इज एवेपोरेटेड एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर इवेपोरेट हो रहा है इवेपोरेटर में, यानी कि उसका हो क्या रहा है, फेज चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। वो 200 एक ही टेम्परेचर है वाटर का, 260 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका हो रहा है फेज चेंज। तो यहां पे फॉर्मूला आ गया मेरा Q बाई टी। अब Q मतलब क्या, वेरी गुड, Q मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दैट इज गिवन इज 166। नहीं दिया होता तो कहां से कैसे निकालते, नहीं दिया होता प्रभु तो स्टीम टेबल उठाना पड़ता और वहां से जाके फाइंड आउट करना पड़ता HFG, राइट। चलिए, तो यहां पे तो क्वेश्चन में दे दिया है तो कोई परेशानी नहीं है। 1662.5 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है, तो ये हो गया 260 प्लस 273, कितना आ गया ये प्लस, हाँ 3.18 इतने आ रहा है, 12 आ रहा है, 3.12 आया, करेक्ट है। यूनिट बताओ मेरे को इसका क्या है, किलो जूल पर केल्विन, केजी क्या, केजी ऑफ वाटर। 1 केजी ऑफ वाटर के लिए मेरे को कैलकुलेशन करनी है, यहां पे इस चीज को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब एंट्रोपी ऑफ गैस कैसे निकालोगे, हाँ गैस के लिए Cl/T2/T1 लगता है क्या, लेकिन लग जाएगा यहां पे, क्योंकि प्रोसेस जो होती है वो आइसोबारिक प्रोसेस है, तो Cpl/T2/T1 हो जाएगा। चलो, अब यहां पे मेरे को ध्यान देना, डेल्टा एस गैस का फॉर्मूला आया Cpln/T2/T1, दैट इज इनकरेक्ट। यहां पे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास ऑफ गैस से भी, यहां पे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास ऑफ गैस से भी। अब ये मास ऑफ गैस कहां से आएगा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको 1 केजी वाटर को, 1 केजी वाटर को आपको इवेपोरेट करना है। तो क्या 1 केजी वाटर को इवेपोरेट करने के लिए एग्जैक्टली 1 केजी ही गैस लगेगी क्या, गैस की मात्रा कम और ज्यादा हो सकती है। ऑब्जेक्टिव है 1 केजी वाटर को इवेपोरेट करना है, तो 1 केजी वाटर को इवेपोरेट करने के लिए कितनी हीट लगेगी, m इंटू एल, यानी कि 1 इंटू कितना आ गया 1662.8, 1662.8 करेक्ट है। ये हीट कहां से आ रही है, तो ये हो गया मास ऑफ गैस इंटू सीपी ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, कितना हो रहा है टेम्परेचर इसका 1300 माइनस 280, कितना है 320 है, सॉरी 1253, क्या क्या बोलते हो यार, 3 कितना है 320, कितना आ रहा है मास ऑफ गैस 1.55 केजी पर केजी ऑफ वाटर। 1 केजी वाटर के लिए मेरे को 1.55 केजी गैस लगेगी, करेक्ट है। अरे ठीक है, उतना देख लेना, 1.5557
तो यहां पे अब मैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस निकाल लूंगा। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस कितना आ गया 1.55 इंटू सीपी कितना दिया है मेरे को 1.08 ln 1300 plus 273 divided by 320 plus 273 राइट। सॉरी 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 सॉरी, इसको उल्टा कर लेंगे 320 डिवाइडेड बाय, करेक्ट, सॉरी, फाइनल टेम्परेचर जो है वो मेरा 300, वेरी गुड वेरी गुड, 320 हो रहा, इनिशियल टेम्परेचर जो था वो मेरा 1300 था, करेक्ट। इसको उल्टा कर लीजिएगा ना, ये रिवर्स हो जाएगा। कितना आया -1.67, करेक्ट है। तो अब मेरे को इरिवर्सिबिलिटी निकालना है, वो मेरे को मिल गया टी नॉट कितना दिया हुआ है 303 इंटू 3.12 माइनस 1.67 कितना आ गया बच्चों? हाँ 468 किलो जूल पर केजी ऑफ वाटर। क्या समझे इससे? इससे हम ये समझे, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, इससे हम ये समझे कि अगर हमको एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी को हटाना है तो प्रोसेस जो है वो क्वासी स्टैटिक होनी चाहिए। क्वासी स्टैटिक का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो यहां पे मेरे को करना क्या था, वाटर जो कि 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, मेरे को उसको हीट करना था, करेक्ट है। इसके लिए जो मेरे पास गैस होनी चाहिए थी वो 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो मेरा कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसा संभव है क्या? तो फ्लू गैस जो है वो थी 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उसका टेम्परेचर वेरिएशन होके आया 320 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि वाटर का टेम्परेचर और गैस का टेम्परेचर चूंकि इक्वल नहीं था, इस कारण यहां पे इरिवर्सिबिलिटी रही, और इसी इरिवर्सिबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, क्योंकि प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं थी। क्वासी स्टैटिक होता तो ये इरिवर्सिबिलिटी 0 होती। तो हुआ क्या कि जब आपने फ्लू गैस से वाटर को इवेपोरेट किया तो वाटर को हीट सप्लाई करते करते आप 448 किलो का नुकसान कर गए, क्योंकि आपका प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं था। क्लियर हुआ? हमने बात की दो प्रकार की इरिवर्सिबिलिटी, वन एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, यू कैन रिमूव एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी कब? हाँ, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा तो आप एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी को हटा सकते हो, और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को हटाने के लिए आपको फ्रिक्शन को रिमूव करना है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो नुकसान हुआ वो किसके कारण, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी थी या इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी? ये एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी है, यहां फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं थी, इस कारण इतना का नुकसान अपना हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आया क्वासी एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी का एग्जांपल? यहां पे ये इतना नुकसान हमारा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं है, राइट। चलिए बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं एक साथ में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, जो बचे हैं उनको फिर जाके ट्राई करो। माय ऑब्जेक्टिव इज दैट यू शुड एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम रादर देन आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन, एंड आई एम श्योर यू कैन डू दैट। मेरे को पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप थोड़ा सा मेहनत करोगे आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो कल फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। चलिए।